बैक टू अनएक्सप्लोर लिटरेचर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एन कॉल की बुक डोमेन ऑफ नॉवल को, जिसका सिर्फ एक पार्ट आपके सिलेबस में है जो कि है अ न्यू प्रोविंस ऑफ राइटिंग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड वॉच टिल द एंड सो दैट यू वोंट मिस एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात करते हैं एन कोल के बारे में। एन कोल फॉर्मर प्रोफेसर थे इंग्लिश के और फॉर्मर प्रो वाइस चांसलर भी थे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर। और उनका जो डिजर्टेशन है वो था अमेरिकन विजन एक्चुअल एंड आइडल सोसाइटी 19th सेंचुरी के ऊपर। एंड ही वॉन जॉन एडिसन पॉटर और जो जॉर्ज एगल्स्टन हिस्ट्री प्राइज़ है अपनी डिजर्टेशन के लिए। एंड उनकी जो डिजर्टेशन थी उसको पब्लिश भी किया गया था येल यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा 1963 के अंदर। ये जो बुक है द डोमेन ऑफ द नोवेल, इसके अंदर बताया गया है कि कैसे एक जो जॉनर है नोवेल का वो कैसे डेवलप हुआ और उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कैसे जो ये स्टार्टिंग में नए नए राइटर्स आए फिर उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया इस पूरे जॉनर के साथ। तो यही सारी जो चीज़ें हैं इस जो बुक है उसके अंदर बताई गई हैं। अब सीधा हम समरी ऑफ द टेक्स्ट है उसके बारे में बात करेंगे। ये जो अपना लेक्चर है इस बुक के ऊपर उसे स्टार्ट करते हैं ये कहते हुए कि जो जनरल आइडिया है लाइफ का वो ऐसे है कि अगर आपने एक ज़िंदगी जी है अच्छी तरह तो आपके पास एक पावर है, आपके पास एक एबिलिटी है एक स्टोरी लिखने का जो कि आपकी खुद की होगी। वन मैन या फिर वुमेन, वन वोट, वन लाइफ, वन नोवेल। तो एक बेसिक प्रिंसिपल है उनका कि इस जनरल आइडिया के इर्द गिर्द ही जो हमारी लाइफ है वो घूमती है कि हमने अगर एक लाइफ जी है तो हमारे पास वोटिंग राइट है, एक लाइफ है और एक हमारी नोवेल भी जो है वो होनी चाहिए। फिर वो बोलते हैं कि जो फिक्शन है वो बहुत ही डेमोक्रेटिक लिटरेरी जॉनर है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, किसी का भी यहाँ पे हेजमनी नहीं है। तो इस लेक्चर में जो कॉल हैं वो बताते हैं कि कैसे जो अर्लीस्ट नॉवलिस्ट थे उन्होंने ओल्ड फैशन नॉवेल्स पर फोकस किया टू सी कि जो चीज़ें हैं वो कैसे स्टार्ट हुई। तो जो कॉल है वो अपना पर्पस यहाँ पे बता रहे हैं इस बुक के अंदर कि वो फोकस करेंगे स्टार्टिंग के नॉवलिस्ट के ऊपर कि उन्होंने नॉवल ही क्यों लिखा, उन्होंने और किसी चीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं किया। और जब वो मेंशन करते हैं ओल्ड फैशन नोवेल तो उससे वो रेफ़र करना चाहते हैं 18th और 19th सेंचुरी की नोवेल जो कि एमर्ज हुई थी यूरोप के अंदर। डोमेन है नोवेल का वो स्टार्टिंग से ही बहुत इंटरनली कॉन्फ्लिक्टेड रहा है, डायलॉजिकल रहा है और डायलैक्टिकल डोमेन रहा है स्टार्टिंग से ही। तो जो कोल है उनका प्राइम जो फोकस है वो है इंग्लिश राइटर्स के ऊपर। और यहाँ पर जो कोल हैं वो अपना ब्रीफ देते हैं लेक्चर्स के ऊपर कि जो मेरे 3 लेक्चर्स होने वाले हैं वो ऐसे कुछ होने वाले हैं। पहले में मैं बताऊंगा कि भाई जॉनर कैसे डेवलप हुआ, क्यों हुआ और ये सारी चीज़ें। दूसरे लेक्चर में हम नेशनलिटी और नॉवल की बात करेंगे। तीसरे लेक्चर में हम बात करेंगे आइडियोलॉजी और नॉवल की। तो अपना जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें वो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश नॉवलिस्ट से जो कि है हेनरी फील्डिंग। तो बताते हैं कि जो हेनरी फील्डिंग है ही थॉट हिमसेल्फ एज द फाउंडर ऑफ न्यू प्रोविंस ऑफ राइटिंग। लेकिन जो उनका डेफिनेशंस है ना नोवेल का वो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है क्योंकि जो हेनरी फील्डिंग है उन्होंने डिफाइन किया है नोवेल को एज अ डोमेस्टिक हिस्ट्री या फिर सिंपली बोले तो एज अ हिस्ट्री दैट इज़ टू से कि एक लाइफ या फिर बायोग्राफी ऑफ एन इंडिविजुअल। जो कि कोल ने बताया है अपने जो ये बुक है उसके अंदर कि हेनरी फील्डिंग्स ने बता तो दिया खुद को कि हाँ मैंने एक नया प्रोविंस ऑफ राइटिंग को खोजा है, लेकिन उनकी डेफिनेशन तो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है। कहीं पे वो कुछ बोल रहे हैं, उनकी खुद की जो बुक्स है उसके अंदर फिट नहीं हो रही। तो जो कॉन्ट्राडिक्शन है उनकी बात को जस्टिफाई अच्छे से नहीं कर पाया। लेवल पे जो ये कॉन्ट्राडिक्शन है उसे हम देख सकते हैं कि जो न्यू क्लासिकल राइटर हैं उनका रिस्पेक्ट फॉर द एंशिएंट क्लासिक्स, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि रेफरेंस दिया जाता है होमर को, एरिस्टोटल को, विच प्रूव्स दैट कि हाँ चीज़ें नई हो सकती हैं लेकिन वो जो नया है एक्चुअल में वो न्यूअर वर्जन है ओल्ड का। मतलब कि वो चीज़ें पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं, हमने थोड़ा सा उसको बस रिफाइन करके एक नया रूप दे दिया है। हम देख सकते हैं कि जो फील्डिंग की नोवेल्स हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं कॉलोनाइजिंग ऑफ द न्यू टेरिटरी, साथ ही साथ जो एक रिहेबिलेशन है ओल्ड लिटरेरी टेरेन का उसे भी वो बताती है। तो कोल यहाँ पे आर्ग्यू करते हैं कि एक एपिक को रिजेक्ट किया जा सकता है लेकिन उसको ना बाद में हम री इंस्क्राइब भी कर सकते हैं। मतलब एक चीज़ को हम टोटली रिजेक्ट कर देते हैं एक टाइम पे लेकिन बाद में उसका न्यू वर्जन ला के हम मतलब वो चीज़ हिट हो सकती है। तो इस तरीके से जो कॉल है वो आर्ग्यू करते हैं। फिर जो फील्डिंग की नॉवेल्स है ना उसको कॉल ने बोला है कॉमिक एपिक, क्योंकि एक डबलनेस के बारे में दिखाता है बिटवीन कॉमिक एंड द एपिक।
तो जो इंडिविजुअल है और जो हिस्ट्री है उसके बीच का, बिटवीन कॉमिक एंड एपिक, बिटवीन इंडिविजुअल एंड जो सोशियो हिस्टोरिकल चीज़ें उनके बारे में, या फिर प्राइवेट लाइफ और एक जो सोसाइटल लाइफ है उसके बारे में। एक डबलनेस होता है ना चीज़ों का, उसे रिप्रेजेंट किया गया है फील्डिंग की बुक्स के द्वारा। तो देर इज़ समथिंग रिवोल्यूशनरी इन फील्डिंग थ्योरी, मतलब कि वो रिजेक्ट करते हैं एपिक हीरो को। मतलब वो एपिक को लेके भी चल रहे हैं, लेकिन जो एक एपिक का प्रोटैगनिस्ट होता है ना, हीरो होता है, जो कि बहुत सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, माइथोलॉजिकल होता है, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, उस चीज़ को वो रिजेक्ट करते हैं। उनके जो हीरोज़ होंगे वो कहाँ से आएंगे, एक नेचुरल सा, एक जो हमारा सराउंडिंग है, मतलब कोई ज़्यादा सुपर पावर वाला नहीं है, एक लोकल वो आदमी होगा, उसके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स नहीं होंगी, पर वो जो अपनी सिचुएशन है उसको एज अ हीरो क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। तो इस चीज़ का जो ये पूरा थियोरी निकाला है फील्डिंग ने, वो बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनरी है इन टर्म्स ऑफ एपिक। जो दूसरी चीज़ है फील्डिंग के जो नॉवल है उसके बारे में, वो ये है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉमन प्लेस डाले हैं अपनी नॉवेल्स के अंदर, ऑर्डिनरी सी चीज़ें, एक बहुत ही टॉपिकल और मैटर ऑफ फैक्ट जो भी रहता है वो डाला है। जो प्रोटेगनिस्ट होते हैं वो लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं। फिर जो ऑर्डिनरी लाइफ है ना, मतलब उसके बारे में ही उन्होंने दिखाया कि कैसे कॉमन लोगों के जो एक लाइफ है, एस्पायरेशंस है, कैसे वो जो अपना एक सोशल हायरार्की है उसमें आगे बढ़ते हैं। तो जो सारे करेक्टर्स हैं जिनको पहले स्टेज से एक्सक्लूड किया जाता था, उनको अपॉर्चुनिटी मिली है इनकी नॉवेल्स के अंदर, जैसे कि पेमिला, या फिर हम कहीं मॉल फ्लेंडर्स, या फिर फील्डिंग्स की जो ओन फुटमैन थे जोसेफ एंड्रयूज़। तो ऐसे ऐसे जो करेक्टर्स हैं उनको हमने इनकी जो नॉवेल्स हैं उनमें देखा है एट अ वेरी ऑर्डिनरी एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सी सिनेरियो में, या फिर कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीन्स में। तो इस टाइप के जो करेक्टर्स थे वो एपेक्स में देखने को नहीं मिलते थे। वहाँ हमें क्या देखने को मिलता था कि एक शूरवीर है, वो ऐसे चलता है, उसके पास ये है वो है, मतलब एक तीर मारता है चार निकलते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं है यहाँ पे। हमारे बहुत ही कॉमन से करेक्टर्स हैं कि भाई रेलवे में काम करता था, फिर जाके बड़ा आदमी बन गया। तो ऐसी ऐसी बातें आती हैं फील्डिंग्स की नॉवल के अंदर। जैसे हम 19th सेंचुरी की बात करते हैं, तो जो एक कॉमन लोग हैं, एक कॉमन सा एज है, वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल बन जाता है और उसे ही एक्सेप्ट किया जाता है सोसाइटी के अंदर। एक अपना लिटरेचर है उसके अंदर भी, जो कि पहले अच्छे से नहीं देखा जाता था। एक जो मेन स्ट्रीम फेबल्स रहती है, जो मेन स्ट्रीम स्टोरीज रहती हैं, फेबल बेसिकली होती है एक स्टोरी जिसके अंदर कुछ मॉरल हो। तो एसेंशियल रहती है लव स्टोरीज़ की फॉर्म में, प्राइवेट कंसर्न्स में। लेकिन जो हमारा मेन पॉपुलर लिटरेचर है उस पर हमारा जो कॉमन पीपल है, कॉमन एज है, वो ही फेमस रहता है। एंड इट वॉज द प्राइम एक थीम ऑफ दिस नॉवेल्स ऑफ 19th सेंचुरी। कॉल यहाँ पे हाईलाइट करते हैं कि जो जॉर्ज इलियट है, जब भी उनको हिस्ट्री का कुछ रेफरेंस देना होता है तो शी यूज़ अ वर्ड एपिक, लेकिन एक्चुअल में जो एक करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड है उनका थॉट्स को प्रेजेंट करने के लिए, दैट इज़ एपोकल। कि जो पीरियड ऑफ हिस्ट्री है या फिर कहें एक पीरियड ऑफ टाइम इन हिस्ट्री है, तो इस चीज़ को उन्होंने हाईलाइट की है। बाद में वो दो एंटी फील्डिंग पैरेडिक्स देते हैं, उसमें उन्होंने कुछ क्वेश्चंस रेज किए हैं। पहला है वाई कॉमिक एपिक, सेकंड इज वाई नॉट कॉमिक वाई नॉट एपिक पर से, कि हमने कॉमिक एपिक ही क्यों बोला है, हमने एपिक ही क्यों नहीं बोला। देन इज वाई नॉट प्रोटेगनिस्ट हुज फेबल इन्वॉल्व नॉट ओनली देयर डेस्टिनीज बट ऑल आर डेस्टिनीज, कि ऐसे प्रोटेगनिस्ट को हम क्यों लेके आ रहे हैं जिसमें सिर्फ उसका अकेले का डेस्टिनी नहीं है, अकेले का फ्यूचर नहीं है, बल्कि हम सबका फ्यूचर है। मतलब जो सोसाइटी है उसको एज अ होल दिखाया गया है जो नॉवेल्स हैं उनके अंदर। तो जब भी रीडर पूछते हैं जॉर्ज इलियट से ये क्वेश्चंस, तो जॉर्ज इलियट नॉट राइट लेंथी प्रीफेस इन द मैनर ऑफ फील्डिंग्स। तो मतलब उनके जो प्रीफेसेस होते हैं वर्क्स के जॉर्ज इलियट के, उसमें इतना ज़्यादा लेंथी नहीं होता प्रीफेस। प्रीफेस होता है जो स्टार्टिंग का नोट होता है पूरा, लाइक अ प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस तरीके से तो शी आंसर दैट कि देखो हमारा जो मतलब जॉर्ज इलियट का और फील्डिंग है उनका एज अलग अलग है। तो वही बताती हैं कि जो हर एक राइटर है उनका हिस्ट्री, कंडीशन और स्टाइल ऑफ राइटिंग अलग होता है। इसलिए यू कैनॉट एक्सपेक्ट द सेम थिंग फ्रॉम एवरी अदर राइटर, कि उन्होंने ये लिखा तो तुम भी ये लिखोगे। तो उस चीज़ को बहुत अच्छे से बताती हैं कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम सबका सेम हो। तो हेयर आई कॉट अ लाइन ऑफ हर स्पीच कि ही लिव्ड इन एन एम्पल एज व्हेन द डेज वर लॉन्गर, when summer afternoons were spacious and the clock ticked slowly in the winter evenings। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो हर एक राइटर है उसका अपना हिस्ट्री है, कंडीशन है, स्टाइल ऑफ राइटिंग है, इसलिए वी कांट एक्सपेक्ट द सेम थिंग फ्रॉम एवरी अदर राइटर। उसके बाद कॉल बोलते हैं कि जो जॉयस हैं उनके जो वर्क्स रहते हैं दोज आर ह्यूजली कॉमिक नॉवल ऑफ कॉन्शियसनेस,
जैसे यूलिसिस था, वॉज नॉट टाइटल्ड आफ्टर हर, लेकिन वो ना कॉन्स्टेंटली क्या करता है, जो अलग अलग चीज़ें हैं फ्रॉम द फाउंडिंग एपिक्स ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वहाँ से चीज़ों को उठाता है। तो जो कॉल हैं वो कंसीडर करते हैं कि जो लॉरेंस की नोवेल है दोज आर फुल ऑफ नोटोरियस सेक्स, तो उनको उन्होंने रेफ़र किया है एज अ नॉवल ऑफ कल्चर्स एंड क्लास डिफरेंशियल्स। मतलब यहाँ पे अगर हम सिंपली बात करें तो वो हर एक जो राइटर है, जैसे कि उन्होंने स्टार्टिंग में बोला था कि भाई मैं इंग्लिश राइटर्स को उठाऊंगा और उनके जो नॉवेल्स हैं कि वो कैसा वर्क लिखते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे वो एक एक को उठा उठा के बात कर रहे हैं। पहले फिल्डिंग्स की बात की, फिर इलियट की बात की, अब जॉयस की बात कर रहे हैं, फिर लॉरेंस की बात कर रहे हैं, अब ई.एम. फोस्टर के बारे में वो ये बोलते हैं कि जो ई.एम. फोस्टर्स की नॉवल है दोज आर द फर्स्ट एंड द लास्ट नॉवेल्स ऑफ कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, और जो म्यूचुअल क्रिटिक होता है उसका। तो यहाँ पे हर एक को उठा के उसका जो एक करेक्टरिस्टिक है उनके नॉवल का उसके बारे में वो डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो फील्डिंग है वो बहुत ज़्यादा प्रेज़ किए जाते हैं उनकी आयरनी के लिए, जो कि ये नहीं बताता कि भाई वो इंडिविजुअल तरीके का क्या उनका पोर्ट्रेट था, बट एक कलेक्टिव पोर्ट्रेट ऑफ सोसाइटी को उनकी जो वर्क्स हैं उसमें दिखाया जाता है। तो इसलिए बोला जाता है कि जो फील्डिंग की नॉवल है ना वो बहुत क्राउडेड रहती हैं। इट इज़ बिकॉज जो क्राउडेड रहती हैं वो इस सेंस में नहीं रहती कि बहुत सारे करेक्टर्स हैं, बल्कि जो करेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट्स हैं। तो जो अपोजिट पोजीशन है करेक्टर्स की वो दिखाती है टू साइड्स ऑफ द सेम सेंट्रल पॉलिटिकल कह सकते हो। तो हर एक टाइप का जो एक हम बोल सकते हैं ना कि कंट्रोवर्सी कहीं पे दिखाना है तो आपको दो चीज़ों को दिखाना होगा। तो यहाँ पे किसी टाइप का पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है, इंटेलेक्चुअल है, रिलीजियस है, तो वहाँ पे वो दोनों टाइप के कैरेक्टर्स दिखाते हैं। एक बिलोंग करेगा दूसरी, जैसे विग्स और ट्रॉय थे, तो एक ऐसा कैरेक्टर दिखा देंगे जो विग्स के साथ था, दूसरा दिखा देंगे ट्रॉय के साथ था, या फिर जो कैथोलिक के साथ है या फिर किसी और के साथ है। तो ऐसे ऐसे वो दिखा के पूरा रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि उनका व्यू क्या है इस पर्टिकुलर डिबेट से रिलेटेड। तो इसलिए जो पूरा अपना एक बार और कंसर्न है वो फील्डिंग पर डालते हैं और बताते हैं कि कितनी आयरनिकल जो उनकी नॉवेल्स थी वो होती थी। फिर कॉल बात करते हैं नॉवेल्स ऑफ 19th सेंचुरी के बारे में, कि जो 19th सेंचुरी की नॉवेल्स होती थी ना वो बहुत ही ओपनली रिकॉग्नाइजेबल होती थी, कि उनको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अच्छे तरीके से, बिकॉज उनमें जो पिक्चर होता था सोसाइटी का वो अच्छे से दिखता था। ऐसा कोई मॉरल क्रिटिक नहीं होता था उनमें जैसे कि फील्डिंग में, लेकिन एक रिप्रेजेंटेशन होता था इंडिविजुअल स्टोरीज़ के थ्रू। मतलब आपने एक पूरा बुर्जुआ जो सोसाइटी है उसको दिखा दिया कुछ स्टोरीज़ के को रिप्रेजेंट करते हुए कि भाई एक ऐसा कैरेक्टर था, उसमें एक ऐसी लड़की थी, जो पूरे बुर्जुआ जो एक सोसाइटी था उसके स्ट्रक्चर को दिखाती है। तो आप एक इंडिविजुअल स्टोरी में ही पूरी सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं बाय डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि फील्डिंग के जो वर्क्स होते थे उसमें भी ऐसा होता था कि अपोजिट कैरेक्टर्स हमें मिलते थे। तो एक जो मोस्ट विजिबल शिफ्ट हुआ था तो वो कैसा था कि इट वाज अ शिफ्ट फ्रॉम रूरल टू अर्बन। तो एक जो बुर्जुआज हैं उनका एक डोमिनेंस आया था, फिर मर्चेंट प्रिंसर्स, तो ये सारी चीज़ें थी जो आती थी। तो अब नया नया जो स्ट्रक्चर है वो बनेगा तो प्रोटेगनिस्ट भी नए आएंगे, क्योंकि पहले किस चीज़ की हम स्टोरी सुनते थे कि शूरवीर हैं और ये सब है। अब शूरवीर कौन बन गया? पैसे वाला आदमी बन गया। अब वो जो रिच क्लास है वो अपने पावर को दिखाने लग गया। तो अब स्टोरीज़ में तो वही आएंगे ना, क्योंकि लिटरेचर इज़ नॉट अबाउट कि हमने कुछ कुछ स्टोरियाँ थी जो पहले से चलती आ रही बस उनको ही लिखते रहो। लिटरेचर इज़ अबाउट हिस्ट्री, कि आपके जो प्रेजेंट है उसमें क्या हो रहा है। तो सॉरी, लिटरेचर इज़ अबाउट सोसाइटी, कि आपका जो प्रेजेंट है उसमें क्या हो रहा है उसको हम प्रेजेंट करते हैं अपनी जो लिटरेचर है फिर पीस ऑफ राइटिंग है उसके थ्रू, कि हाँ मेरी सोसाइटी में ये हो रहा है, ये प्रॉब्लम्स है, तो आप उसको एक क्रिएटिव तरीके से अपनी बुक में शो कर देते हैं। तो इसी तरीके का जो कुछ काम था वो 19th सेंचुरी की नॉवल में हमें देखने को मिला। तो जो बारबरा हार्डी है वो बताती हैं कि जो 19th सेंचुरी की इंग्लिश नॉवल है वो कैसी थी। पहले तो उन्होंने ठाकरे को डिस्क्राइब किया कि जो ठाकरे हैं वो बहुत ही ग्रेट सोशियोलॉजिस्ट हैं और एक ग्रेट एक्यूमुलेटर हैं सोशल सिंबल्स ऑफ क्लास और मनी के। तो इसी तरीके से बता दें कि जो 19th सेंचुरी की इंग्लिश नॉवल है वो एक सोशियोलॉजी से भरी हुई है और ठाकरे जैसे जो राइटर्स हैं वो उसमें ऐसे ऐसे सिंबल्स को डालते हैं। फिर वो बोलते हैं कि जो इंग्लिश नॉवेल्स हैं ना वो स्टार्ट तो होती हैं ट्रेडिशनल जो कि मॉरल यूनिवर्सल कैटेगरीज हैं उनके साथ, कि भाई ह्यूमन है, उनका प्राइड है, वेनिटी है, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो सारी प्रॉब्लम्स है वो उनको रिलेट कर देते हैं कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स के साथ, कि भाई उस टाइम पे प्रॉब्लम होती थी ठीक है, लेकिन अभी भी ये जो प्रॉब्लम है वो इस रूप में दिख रही है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें मॉडर्न नॉवेल्स के अंदर देखने को मिलती हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट या फिर क्वेरी है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा फॉर द नोट्स।
then you can like the video, subscribe the channel, and please don't forget to share it with your friends and classmates. Thank you so much for watching till the end. I'll meet you in the next video. Till then, take care.